पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। प्ली बारगेन की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि आपने लाजमन बाहर जाना है और आपकी सेहत ख़राब है तो आप प्ली बारगेन में अप्लाई करें। न्यूज़ सेंटर में खुशामदीद, मैं हूं सलमान हसन। बाहर का मौसम है, बाहर जाने का मौसम है, जो अंदर हैं उनके बाहर निकलने का मौसम है। लगता है नून लीग का जश्न बहारां जारी है। नवाज, शहबाज और हमजा के बाद आज हनीफ अब्बासी को भी रिलीफ मिल गया। नौकरियों की बारिश हो न हो, नून लीग पर रिलीफ की बारिश ज़रूर हो रही है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, क्या कह रही है? कभी इमरान खान कहते हैं कौम की लूटी दौलत वापस किए बगैर रिलीफ नहीं मिलेगा, और फवाद चौधरी भी प्ली बार्गेन की ऑफर कर चुके। क्या डील होगी? हो गई? होगी तो कैसे होगी? माजी की तरह होगी? इसी पर हम बात करेंगे, और इस सिलसिले में आज हमारे पास एक बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर भी आपको देंगे, और उसी खबर के लिए अब हम रुख करते हैं। मियां शाहिद, अब आप बताइए क्या बड़ी खबर है आपके पास, क्योंकि हुकूमत तो बार बार प्ली बार्गेन की ऑफर कर रही है और दूसरी जानिब नून लीग जो है उसको खामोशी से रिलीफ भी मिलता जा रहा है, और खामोश भी है। यानी हम ये नहीं देख रहे कि कोई तहरीक शुरू की जा रही है हुकूमत के खिलाफ। क्या हो रहा है? सलमान, कुछ अरसा पहले की बात है कि सऊदी अरब में कुछ शहजादे जो थे वो करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़े गए थे और उनको कैद में रखा गया था। फिर उनको कुछ लेकर जो है वो छोड़ दिया गया था। यही जो मॉडल है उससे इस्तिफ़ादा कर लिया गया है, और अब हम अगर यहाँ की बात करें तो यही मॉडल जो है वो अपना लिया गया है पाकिस्तान में भी, और एक बड़ा बरादरन मुल्क जो है वो इसमें किरदार अदा करने को तैयार है। यहाँ भी बड़ी बड़ी शख्सियात जो शिकंजे में हैं उनको अब रिलीफ जो है वो मिल भी रहा है और मिलेगा भी। रिलीफ का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, और एक बरादर मुल्क जो है वो बरादर मुल्क से मुराद आपकी कतर है ना? डॉलर्स आएंगे बड़े। सलमान, कतरी खत आया था ना, तो कतरी खत जो था वो तो रद्दी की टोकरी में गया था क्योंकि उसमें तस्दीक नहीं हो सकी थी, गैर तस्दीक शुदा था। लेकिन कतर जो है वो अब ये कतरी खत कतर तक जा पहुंचा है। कतर इसमें कुछ किरदार अदा करेगा, और ये मामला जो हैं वो मेरे ज़राए कहते हैं कि तय हो चुके हैं। अब बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जा चुकी है। कोई जो मुलाकातें हैं उनका भी इम्कान नहीं है, और सड़कों पर आने का जो इम्कान है वो भी मादूम हो चुका है। और यही वजह है कि जो वज़रा हैं वो भी इशारों कनायों में ये बातें कर रहे हैं, उनसे भी सब्र नहीं हो पा रहा और वो बात बताने को भी तैयार नहीं हैं और बातें भी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नैब जो है वो पीछे हट गया है, और उसकी वजह यही है कि मामला जो हैं वो तय हैं कि कुछ लो और कुछ दो डॉलर्स जो आएंगे, और ख़जाना जो है उसमें अच्छे खासे पैसे जो आने को का इम्कान है। और ये आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें जो है वो वाज़े भी होंगी और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुफिया भी रहेंगी, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि 2000 में जब मियां नवाज शरीफ और ख़ानदान जो था वो बाहर गया था, तो बाद में कई साल बाद जब उनको हुकूमत मिली तो उस वक्त वो बात खुली थी कि उस वक्त क्या हुआ था जब वो बाहर गए थे। अब भी हो सकता है कि बाद में ये चीज़ें जो हैं वो सामने आए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आती। लेकिन जो पहले तो इनकार किया जाता रहा था, बाद में शहजादा मुकर्रम जो है वो आ गए थे यहाँ पे, और साद हरीरी। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और अब भी शायद ऐसा ही हो, क्योंकि जो एनआरओ पहले बात होती है कि एनआरओ कौन दे रहा है कौन ले रहा है, अब एनआरओ मुशर्रफ वाला एनआरओ नहीं है। अब एनआरओ की जहतें जो है वो बदल चुकी हैं और तरीके बदल चुके हैं, और तरीका जो है वो सऊदी अरब ने दिया है। सऊदी अरब का मॉडल जो है उसका बहुत कारगर नुस्खा था, और वो नुस्खा यहाँ भी आजमाया जा चुका है, और नुस्खा यहाँ पर कारगर हो चुका है। और इस मर्ज की जो तशखीस हुई थी वो बहुत जल्दी है जो है तंदुरुस्ती की जानब जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और आने वाले दिनों में ये जो तहरीक पहले हो रही थी कि उठेगी सड़कों पर आएंगे, ये वो सारा जो है दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। सलमान, अच्छा खालिद साहब, सर ये तो बहुत बड़ी खबर दे दी है मियां शाहिद ने कि रिलीफ जो है वो मिल रहा है, लेकिन ये सर सियासत में तो फिर इसका मतलब है कि नुकसान हो जाएगा शरीफ खानदान को या नून लीग को। देखिए, ये सियासी तौर पे ये पीटीआई की हुकूमत की ये ख्वाहिश हो सकती है कि नवाज शरीफ जो पहले मुशर्रफ दौर में जो डील की थी उस तरह की डील करके वो पाकिस्तान से चले जाएं। तो उस वक्त भी आपने देखा था कि जब 2002 के इंतखाबात आए तो फिर इस मुआहदे की पैसा देना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएंगे, देखिए खजाने को भरना पड़ेगा। तो मैं वही बात आगे कर रहा हूँ ना कि वो फिर 2002 के इंतखाबात में उसकी फिर सियासी कीमत
नवाज शरीफ को अदा करनी पड़ी कि जब पूरे पाकिस्तान में नून लीग को सिर्फ 16 नशिस्तें कौमी असेंबली की मिली थी। और देखिए PTI तो चाहती है कि ऐसा कोई इस तरह की कोई डील दोबारा नवाज शरीफ करके चले जाए ताकि उनकी भी फेस सेविंग हो जाए, क्योंकि जो केसेस थे, जो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस थे, जो शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस थे, हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस हैं, पार्टी की दूसरी लीडरशिप के खिलाफ केसेस हैं, भाई वो तो जितनी रफ्तार से केस बनाए गए थे, जितनी रफ्तार से गिरफ्तारियां हुई थी, अब हम देख रहे हैं उसी रफ्तार से वो सारे केसेस में ठोस शवाहिद ना होने की बिना पर सब जमानतें हो रही हैं, सबको रिलीफ मिल रहा है। तो देखिए ये जो इस तरह का मामला है वो किसी सूरत नवाज शरीफ को, शरीफ फैमिली को सूट नहीं करता। देखिए अब नवाज शरीफ साहब के पास रह क्या गया कि आपसे वो उनसे हुकूमत तो उनकी चली गई, वो तो सियासत से नाहल हो चुके हैं और वो उम्र के उस मुकाम पर वहाँ पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर अब देखिए कि आगे उनका अपना तो कोई उस तरह का सियासी मामला नहीं लगता, लेकिन वो मरियम नवाज की सियासत को किसी तरह इस तरह उस मामले पर नहीं करना चाहते कि उसको कोई मुस्तकबिल में कोई नुकसान पहुँचे। और दूसरा देखिए जो फैसले हैं दो उनके खिलाफ, एहतसाब अदालत के जो फैसले हैं उनमें जो जुर्माना है वो चंद अरब रुपए बनता है। तो देखिए जो अदालत ने उनको जो जुर्माना किया है वो भी इस वक्त सस्पेंड है, एक केस में तो सस्पेंड है, दूसरे में अपील आने वाली है और अपील का फैसला उसमें होने वाला है। तो उसके बाद फिर वो करेंगे वो तो इस तरह कोई ऐसी अगर कोई डील करते हैं नवाज शरीफ साहब तो देखिए फिर तो वो सियासी खुदकशी होगी। और जो सियासी इससे तो देखिए को नून लीग की खास तौर पर शरीफ फैमिली की जो सियासत है उसका वो इंजाम जो है वो बड़ा खतरनाक होगा। ठीक है इमरान, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि केसेस बनते हैं, सजाएं भी होती हैं, लेकिन बाद में ये रिवर्स हो जाता है सारा सब कुछ। तो फिर जो एहतसाब का बयानिया है उसको तो चोट लगती है ना, जग पहुंचती है उसको तो। अच्छा सलमान, एक तो मैं ये शाहिद से पूछना चाहूँगा कि ये जो रिलीफ की बात हो रही है या जो कोई मुल्क मदद कर रहा है, क्या वो सिर्फ शरीफ फैमिली की मदद कर रहा है या दूसरी जरदारी फैमिली की भी मदद कर रहा है? जवाब दे दें। अगर मैं शाहिद से पूछ रहा हूँ जी। इमरान साहब आपने खबर खुद इमरान साहब ने खबर जो है वो खुद ही दे दी है, क्योंकि वो जो एक बरादर मुल्क जिसका मैंने नाम लिया है वो कोई जो मदद कर रहा है वो हुकूमत की मदद करेगा, लेकिन दरअसल जो है वो एक कान जो है वो इधर से पकड़ा जाएगा और दूसरा कान इधर से पकड़ा जाएगा। दूसरा एक बरादर मुल्क जो है वो बिल्कुल दूसरा भी है जिस पर उनको जरदारी साहब को भी शायद समझ आना शुरू हो गई है कि दूसरी तरफ से भी ये मामलात हो सकते हैं। और वो बात कतर से वो LNG आएगी जिससे सभी फायदा उठाएंगे, ये कह रहे हैं। दूसरी इमरान, अच्छा दूसरे ये है कि सलमान जो आपने बात की रिलीफ की, मैं खालिद क़य्यूम साहब से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ये NRO या ये प्ली बारगेनिंग ये कबूल कर लेते हैं तो फिर उनका सियासी मुस्तक़बिल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये कबूल कर लेंगे कि उन्होंने इतना पैसा जो है वो खुद बुर्द किया है या इस पैसे की करप्शन की है, वो वापस कर रहे हैं। वापस करने का मतलब कबूलियत है उस जुर्म की जो इल्ज़ाम है और जिस पे उनकी ज़मानतें भी हुई हैं। और जरदारी साहब की तरफ से भी यही है, अगर वो भी कोई बारगेनिंग करते हैं तो ये कबूलियत होती है जुर्म की और फिर जुर्म करने वाला नाअहल हो जाता है। तो या तो इस बात पे तय हुआ है कि जी हमेशा के लिए नाअहल होंगे, हमेशा के लिए, पहले तो 10 साल के लिए या 15 साल के लिए उन्होंने नहीं, बारगेन और बारगेन में बड़ा फर्क है। यहाँ पे बारगेन नहीं हो रही, यहाँ पे बारगेन हो रही। भाई दोनों सूरतों में जुर्म तो तस्लीम हो जाता है ना। नहीं, मैं जो भी कह रहा हूं, पैसे जब जमा कराएंगे आप तस्लीम कर लेते हैं, पैसे जब जमा कराएंगे तो कबूल कर लेंगे ना कि हाँ हमने ये पैसे गलत जो है वो खा गए थे, हजम कर गए थे, खुर्द-बुर्द कर लिए थे, अब हम वापस कर रहे हैं। जब इतनी अरबों रुपए की रकम वापस होगी तो उसका कुछ तो हिसाब किताब सामने आएगा। सब तमाम
तमाम नहीं दोस्त नहीं देंगे, ये तो ये देंगे ना, अगर दोस्त दें इनके हाथ से दिलवाएंगे ना, ले जी ये पहले भी तो दोस्तों ने दिया था, वो यही तो कहते हैं कि जो हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके जवाब में हमें लंदन के फ्लैट्स मिल गए थे, तो वो पहले भी छुड़वाने के लिए जो ज़रे ज़मानत है, अगर वो इनकी तरफ से जमा करा रहा है या इनकी जेब से जा रहा है, बात एक ही है, इन्हीं के लिए जमा करा रहा है, इनके जो पैसे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को दे रहा है कि भाई इनको छोड़ दो, ये पैसे जमा करा रहे हैं, इनको छोड़ दो। और अगर हुकूमत पाकिस्तान कबूल कर लेती है तो ये एक एक्सेप्टेंस है कि जी हाँ जी हमने इनका जो है ना जुर्म माफ़ कर दिया और आप जो है ना पैसे खजाने में हम जमा करा रहे हैं। दूसरे कि ये बहुत बड़ा काम होगा अगर वाकई ये हो जाता है। देखें ये जो भी लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया है, जिन्होंने पैसे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, ये सजाएं भुगत लेते हैं लेकिन पैसा नहीं देते। और अभी इस वक्त ज़रूरत है कि पैसा जो है वो कौमी ख़जाने में आना चाहिए। 500 अरब आए, 1000 अरब आए, 2000 अरब आए, जितने भी अरब आएंगे, जितने भी खरबों रुपए आएंगे पाकिस्तान के ख़जाने में, पाकिस्तान को फ़ायदा है। वरना ये होगा कि आप इनको सजाएं देंगे, ये सजाएं भुगतेंगे, कहीं जमानत हो जाएगी, कहीं पे मुअत्तल हो जाएगी और पाकिस्तान के खजाने में पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा आ रहा है पाकिस्तान, ठीक है इमरान, मैं जरा आगे बढ़ूं। सत्तार साहब, पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिलता है तो ये सर पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिल रहा है, पाकिस्तान के पास पैसा आ रहा है सत्तार साहब, लेकिन क्या हुकूमत जो है वो यही चाहेगी कि इसी तरह से जो है वो पैसा आ जाए, इससे मईशत को जो है वो बेहतर किया जाएगा इस तरह से? तो हुकूमत तो फिर चाहेगी कि हाँ जी ठीक है जी आप पैसा दो और जहाँ मर्जी चले जाओ। नहीं, वो जो खालिद क़य्यूम कह रहे हैं या इमरान कह रहे हैं ना कि कोई भी अगर डील करते हैं आप, उसकी कोई भी शक्ल हो तो आपको सियासी तौर पर कितना उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। असल मसला है कि सियासी तौर पर नवाज सर मैं थोड़ा सा आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, पिछली बारी जब ये डील करके या जो भी एनआरओ करके बाहर चले गए थे या मुआहदा करके चले गए थे ना, उसमें एनर्जी भी थी, इनके पास सेहत भी थी, टाइम भी था। अब सर वो एज भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो वो एज का भी तो डिफरेंस आ गया, कई साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए सर। तो अब तो लगता यही है कि फिर अब दैट्स इट, दी एंड ही होगा फिर। नहीं, अब मेरे ख्याल शरीफ ख़ानदान की सियासत जो है मरीम नवाज़ या हमज़ा शहबाज वहाँ पे चलेगी बात। अब अगले लोग आ गए हैं, जैसे उसी तरह से जैसे ज़रदारी के बाद अब बिलावल जो है ना बहुत हद तक आगे की तरफ आ रहे हैं। आगे की तरफ इस तरह से आ रहे हैं, कुछ लग रहा है, महसूस हो रहा है। हो सकता है ऐसा ना हो कि कुछ इनिशिएटिव जो है वो बिलावल के पास जा चुका हुआ है, कुछ किसी हद तक। अब ये बात है कि अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जिससे आज के दौर की हुकूमत को फ़ायदा होता है या वो लोग जो कि इनविजिबल हैं उनको फ़ायदा होता है, तो वो एक ही चीज़ में फ़ायदा होता है कि सियासी तौर पर शरीफ ख़ानदान का इस मुल्क की सियासत से हमेशा के लिए खैरबाद कह देना। अब वो खैरबाद कहते हैं, उसकी कोई शक्ल बनती है, उसका कोई दौरानिया बनता है कि हर किस्म की सियासत, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, प्रोविंशियल लेवल की हो, लोकल लेवल की हो, गांव के लेवल की हो, पंचायत के लेवल की हो, आपका बंदा कोई नहीं आएगा और आपके नाम से नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे जब 1979 में लोकल बॉडीज़ का हुआ था इलेक्शन, तो ज़ियाउल हक की पूरी की ताकत थी कि नॉन पार्टी बेसिस पे हो ताकि पीपल्स पार्टी ना आ सके। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक नया चक्कर चलाया था। पीपल्स पार्टी को पता था कि वो नाम के साथ नहीं आ सकती क्योंकि नॉन पार्टी बेसिस है। तो उस वक्त एक इंतखाबी निशान जो गाड़ी था, कार थी, अवाम दोस्त और गाड़ी, सबको समझ आ गई कि पीपल पार्टी के लोग खड़े हैं और उन्होंने स्वीप कर दिया था पंजाब में। अब ये है कि आप इस तरह का कोई एक लेना नहीं चाहते, क्योंकि चाहे आज के दौर की हुकूमत हो, चाहे वो लोग हों जिनको इनविजिबल कहा जाता है। सियासी तौर पर नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान का किरदार जो है ना वो मैटर कर रहा है इस वक्त कि क्या ये सियासी तौर पर खैर सर। लेकिन अगर हम बात करें कि बैकडोर ये बातें चल रही हैं जो मियाँ शाहिद खबर दे रहे हैं, यानी कि स्टेज के पीछे क्या चल रहा है वो तो चले मियाँ शाहिद बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, लेकिन फ्रंट पे आके तो कोई ज़ाहिर है बात नहीं कर रहा। वो तो यही कह रहे हैं कि जी बताओ कौन दे रहा है। अब आज हमज़ा शहबाज जब बात करे तो वही कह रहे थे कि आपने सबको पकड़ के देख लिया है, आखिर में जो है वो ज़ाहिर है रिलीफ मिल रहा है हमें, और दूसरा ये कि आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा। सर जरा सुन लें जरा हमज़ा शहबाज आज क्या फरमा रहे थे, बड़े दबंग उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की है। हमज़ा की याद सताती है, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, नवाज शरीफ के खिलाफ अपना केस बनाने हैं। ये आदमी बौखला गया है। जो शख्स कहता है कि वो लीडर ही नहीं होता जो यू टर्न नहीं लेता, इसकी बातें जो है ना अब कौम
कौम के कान पक गए हैं न्याजी का झूठ बोल 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 के। न्याय साहब कुछ करना है तो करो इस कौम का भला, वरना ये कौम तुम्हारा मुहासबा करेगी तो तुम्हें घर जाना होगा। घर जाना होगा। अब ये एक रोज़ पहले जरदारी साहब भी बात कर चुके हैं, खालिद साहब सर, वो भी ये कह रहे हैं कि जी घर जाना होगा। आज ये भी जो है वो मीडिया पे या सामने आके तो यही कह रहे हैं, खबरें कुछ और आ रही हैं कि जी डील हो रही है। देखिए, आज हमजा शहबाज ने बड़ी पुरजोश तकरीर फरमाई है पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया के साथ, और लेकिन तकरीर जो है वो अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए की है। उन्होंने हुकूमत को हिट किया है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हिट किया है, नहीं गिराए सर, लेकिन अदारों को हिट नहीं किया, नैब को उस तरह हिट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। और दूसरा वो उसकी वजह ये है कि देखिए रिलीफ का मौसम है जैसे आपने बात की है, और लीव के साथ साथ स्प्रिंग फेस्टिवल है सर, फेस्टिवल। और देखिए अगले हफ्ते फिर देखना, अगले हफ्ते अब ख्वाजा बरादरान जो हैं उनकी अपील भी चल रही है, समाप्त हुई है। अब वो भी 18 को वो भी तारीख मुकर्रर हो गई है। तो लगता है कि इसमें अब नून लीग का 1-2 हफ्तों तक रिलीफ का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरा कि आज जो वहाँ एडवोकेट जनरल की जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, समाअत हुई, जो वहाँ पर जिस तरह एडवोकेट जनरल ने इस्तीफ़ा देने की बात कर दी है, इस्तीफ़ा अपना भिजवा दिया है, तो ये भी देखिए कि ये जो कुर्बानी देनी पड़ रही है उनको, ये नून लीग को जो रिलीफ मिल रहा है उस वजह से देनी पड़ रही है क्योंकि हुकूमत का दबाव है अपनी कानूनी टीम पर, एडवोकेट जनरल पर दबाव है कि देखिए लाहौर हाई कोर्ट में तमाम केसेस जो नून लीग के खिलाफ थे, शहबाज शरीफ के खिलाफ थे, जो हमजा शहबाज के खिलाफ थे, दूसरी लीडरशिप के खिलाफ थे, किसी जगह पर कोई दफा उस तरह नहीं हो रहा लीगल टीम से जिस तरह उनको करना चाहिए था, जिससे उनको रिलीफ मिल रहा है। तो इस दबाव में फिर उनको सख्त बात करना पड़ी, अदालत के अंदर बेंच को चैलेंज किया उन्होंने, तो उसके नतीजे में फिर उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया। ठीक है। और अब उसके नतीजे में उन्होंने अब तो वो अपनी वकालत बचाने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं कि मेरी चलो एडवोकेट जनरल का ओहदा तो जा रहा है, अब मेरी वकालत तो बच जाए। चले सर, आपको लगता है कि शायद अब रिलीफ का ही मौसम ये चलता रहेगा, ख्वाजा बरादरान को भी रिलीफ मिलने जा रहा है, आपको ये लगता है? लेकिन ये जो हमने जिक्र किया इमरान के एक तरफ जो है वो बातें हो रही हैं NRO की और एक तरफ जो है वो सिलसिला ये चल रहा है। क्विकली सिर्फ मैं आपको 30-40 सेकंड देता हूँ, ये बताएं कि ये जो राब्ता हुआ है हमजा शहबाज का बिलावल भुट्टो जरदारी से, इसके बारे में क्या मालूमात अब तक मिली हैं, ये ज़राए से पता चला है? देखिए, ये जैसे बिलावल और जो हमज़ा का राब्ता हुआ है उसमें एक तो एक दूसरे को शायद उसको हमज़ा को मुबारकबाद दी होगी कि भाई उनकी ज़मानत हो गई है 2 केसों में, फिर ये कि हनीफ अब्बासी के बारे में भी बात की होगी कि उनकी भी ज़मानत हो गई है, और फिर वही जो एक सियासी बात होती है कि यही बात हुई है, मामूल की सियासी बातें हुई हैं कि जी साथ चलेंगे और ये हुकूमत कुछ ये भी तलात आई है पंजाब में तब्दीली के लिए बिलावल से मदद मांगी है, निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। पंजाब में तब्दीली के लिए देखें अभी वो अपने चक्करों में फंसे हुए हैं, और ये रिलीफ भी अब जो है ना सूबा वाइज चल रहा है। अब सूबा सिंध में अभी जो है कई लोग जो है अंदर बंद पड़े हुए हैं, सिंध में रिलीफ मिल नहीं रहा, वहाँ पे रिलीफ मिल रहा है, तो ये फीलिंग भी आ रही है तब्दीली का अमल रोकने के लिए मारे गए हैं। नून लीग का ये दावा है, मैं नहीं कह रहा, नून लीग वाले दावा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून जो है ना, सलमान मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं करेगी, ये मारे गए। अच्छा, सलमान नवाज शरीफ जिस तरीके से रवैया नज़र आ रहा है, शहबाज शरीफ का रवैया, जैसे गुफ्तगू उन्होंने लंदन में भी की, और फिर जो मायूसी का शिकार फजलुर रहमान नज़र आ रहे हैं, तो अभी कोई ऐसा मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं होगी कि कोई तहरीक चलाएं हुकूमत के खिलाफ। कई दफा कह चुके हैं कि जी हम तहरीक नहीं चलाएंगे, खुद गिरने देंगे, फिर दूसरे वक्त कहते हैं जी गिरा देंगे। तो ये जो है ना, जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी, इनको खुद नहीं पता कि अभी करना क्या है इनको। तो ये सूरत हाल जाहिर है फेवर में जा रही है तहरीक इंसाफ के। तो सर यहाँ पर ठीक है, आपको नहीं पता करना क्या है क्या नहीं करना, लेकिन जहाँ पर करना है हुकूमत को, वो तो आगे आए, वो तो फैसला करे। इमरान खान ने तो कह दिया कि जी 72 घंटे में आप जो दवाओं की जो कीमतें बढ़ाई हैं उन्हें वापस लें, लेकिन आखिर ये कौन सा माफिया है
जो तैयार ही नहीं है इस मामले में कि वो पीछे हटे, और इतना ताकतवर है कि अब अंदर खाते कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं इस बात की कि बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें और डटे रहें कि हमने दवाओं की कीमतें कम नहीं करनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐलान करते हैं कि इंसाफ कार्ड फराहम किए जाएंगे और सेहत के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी, लेकिन दूसरी जानिब उन्हीं के हुकूमत में उन्हीं के नाक तले हम ये देख रहे हैं, नाक के नीचे ऐसे फ़ैसले हो रहे हैं जिससे आम शहरी आवाम परेशान है। और उसमें जो ताज़ा फ़ैसला हुआ था वो दवाओं की कीमतें बढ़ाने से मुतालिक हुआ था। इस पर हम गाए बगाए आपको बताते भी रहे कि ख़ाम माल सस्ता हुआ है इंटरनेशनली, लेकिन दवाओं की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा ये भी कि हार्डशिप की एक कैटेगरी जो मुतारिफ़ कराई गई थी उसका फ़ायदा उठाते हुए ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने कीमतें बढ़ा दी थी। अब सूरत हाल ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं वो डट गई हैं, ये एसोसिएशन डट गई है और कह रही है कि नहीं जी, आपने यानी हुकूमत ने टैक्स कम करना है तो आप कर दें, हम कीमतें कम कर देंगे, लेकिन हम इसके अलावा जो कीमतें हैं जो हमने बढ़ा दी हैं वो वापस आने को तैयार हैं। मियां शाहिद, एक रोज़ पहले जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो मैं आपसे यही पूछ रहा था, अपने पैनल से यही पूछ रहा था कि ये मुमकिन कैसे होगा, हज़ारों लाखों रुपए के इश्तिहारात आपने छाप दिए फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने, जिसमें तारीफ़ों के पुल बांधे गए हैं और कहा गया है कि जो हमने फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है, अब मना लीजिए उनको। सलमान, कल भी ये मैंने कहा था कि ये कीमतें वापस नहीं होंगी क्योंकि कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। और दूसरा ये है कि ड्रैप जो है वो सबसे बड़ा करप्शन का इस वक्त गढ़ है। लेकिन वजीर सेहत आमिर कियानी कह रहे हैं कि मैकेनिज्म मौजूद है। शायद आमिर कियानी साहब फरमा रहे हैं मैकेनिज्म मौजूद है, तो वो किधर है? वो मैकेनिज्म किधर है? आज भी आप वेबसाइट खोल के देख लें, वहां भी नहीं है। ड्रैप के किसी अफसर से पूछ लें, वो कहेगा कि हमारे पास रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, क्योंकि 90,000 ब्रांड्स हैं। कोई एक रिकॉर्ड मुझे दिखा दें वहां पर। आमिर कियानी साहब आज क्यों उनको कायल नहीं कर पाए? आमिर कियानी साहब जो हैं वो मियां अतीक जो कह रहे हैं उसकी तरफ भी गौर करें कि मियां अतीक को जो है वो कहा जा रहा है, जो कि कायमा कमेटी के चेयरमैन है, कि वो आराम करें, वो इस बात को ना उछालें, क्योंकि मियां अतीक वो बातें बता रहे हैं जो आमिर कियानी साहब के खिलाफ जाती हैं, जो वजीर आजम को वो बताना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ये जो कीमतें बढ़ी हैं ये ड्रैप की मिली भगत से बढ़ी हैं, ये कोई फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने खुद नहीं बढ़ा ली, उनसे इजाजत ली है अंदर से। वो नोटिफिकेशन क्यों छुपाए रखा था आवाम से ड्रैप ने, कि जिसमें हार्डशिप कैटेगरी जो थी उसके मद में उनको कीमतें बढ़ाने की इजाजत दी गई थी। अब ये कीमतें वापस नहीं होगी, वो इसलिए कि वो डट गए हैं। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट हुकूमत जाएगी, सुप्रीम कोर्ट हुकूमत जाके रिट दायर करेगी कि इनको जो है वो मना किया जाए। जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है वो कहती है कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, यानी कीमतें जहां जानी थी वहां पहुंच गई, अब वापस कैसे आएंगी वो कोई निजाम नहीं। कहाँ है? आज से आप 24 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए था ना। बाकी कितना टाइम रह गया है? वजीर आज़म का ऑर्डर है। इतनी दीदा दिलेरी ऐसे ही तो नहीं होती, जाहिर है कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई किसी की शय आपको हासिल होती है। और हम ये बात करते रहे कि वजारत सेहत उस वक्त क्या कर रही थी जिस वक्त ये कीमतें बढ़ाई जा रही थी। क्या नन्ही काकी है वजारत सेहत, उसको पता ही नहीं है कि जी कीमतें बढ़ा दी गई हैं? सलमान देखें, इस वक्त जो है ना हुकूमती रिट चैलेंज हो रही है, उसको चैलेंज कर रही हैं अद्वियात कंपनियां। और मैंने कहीं पढ़ा था अखबार में कोई ख़बर कुछ अरसे पहले कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं बड़ी बड़ी और छोटी, उसमें बाज़ जो हमारे अरकान असम्बली हैं वो भी उसके मालिक हैं, और जो अस्पताल के मालकान हैं वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के भी मालकान हैं। तो ये जो आप माफिया का जिक्र कर रहे थे, ये वो माफिया है जो असरअंदाज होती है हुकूमती फ़ैसलों पर, हुकूमती कार्रवाइयों पर। अगर मतलब अद्वियात आप देख लें, और ये कीमतें जो हैं ये मुसलसल बढ़ती हैं। आप ये नहीं है कि ये एकदम बढ़ी हैं। ये शुक्र करें GNN का जो जोक की तरह इस मसले पर चिपक गया और उसने इस मसले को हाईलाइट किया, ये बड़ा काबिल तारीफ़ है, ये बड़ी खिदमत है कि इसको हाईलाइट किया और इमरान खान मजबूर हुए। हमने बतौर सहाफ़ी ये काम कर दिया, अब जिन्हें करना है ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को, अद्वियात की कीमतों को वापस लाएं। अगर आप GNN के मॉर्निंग शो में एक वालदैन आए थे 2, जिनके बच्चे जो हैं
वो एक मखसूस बीमारी का शिकार हैं और उस मखसूस बीमारी में एक मखसूस खुश्क दूध दिया जाता है जो अद्वियात की कैटेगरी में आता है। उस दूध की कीमत, एक डब्बे की कीमत 7,000 रुपये है और मेरा ख्याल है 10-12 दिन में 2 डब्बे चाहिए होते हैं, तो 14,000 रुपये के वो 2 डब्बे होते हैं। उन पर कोई टैक्स लगा तो उसके बाद वो डब्बा अगर बाहर से मंगाना है तो 25,000 रुपये में मिलेगा वो डब्बा। उस बच्चे की ज़िंदगी का दारोमदार उन दूध के डब्बों पर है। तो वो अद्वियात की कैटेगरी में आते हैं। किसी को कोई होश ही नहीं है कि भाई ये कितनी जिंदगियों का सवाल है, कितने मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। इस पर कार्रवाई करें। कार्रवाई दूध के खिलाफ कार्रवाई करें कैसे? मसला ये है ना कमिश्नर ने, हाँ जी, मसला ये है क्यों नहीं करे भाई? हुकूमत की रिट बहुत बड़ी ताकत होती है सलमान। सर वो तो एक दूसरे पे डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं वजीर खजाना से हम जो है वो ये उनके सामने ये मामला रखेंगे। ये तो जो है वो जिम्मेदारी को शिफ्ट किया जा रहा है कि जी वजीर खजाना जो है उनसे हम पहले डिस्कस करेंगे। वजीर खजाना जो है वो बाहर गए हुए हैं, वो कब वापस आएंगे क्या है, अभी तो वो पैसे लेने के लिए गए हुए हैं। खालिद साहब सर देखिए, ये इस वक्त सूरत हाल ये है, मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाहौर आए और लाहौर में आकर उन्होंने पंजाब हुकूमत को हदायत की कि वो अद्वियात की जो कीमतें हैं उनको वापस लाएं और जो वापस नहीं ला रहे उन कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। देखिए, पहले तो ये बताएं कि क्या पंजाब हुकूमत के पास उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का कोई इख्तियार है या वो कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर सकती है पंजाब हुकूमत? सर वो यही तो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन में तो लिखा हुआ है हार्डशिप कैटेगरीज के अंदर हम कीमतें बढ़ा सकेंगे। सलमान देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है ये ड्रैप ने जारी किया है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने जारी किया है। अब जिस अथॉरिटी ने जारी किया है वही अथॉरिटी इसको वापस ले सकती है, वही अथॉरिटी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और जो वफाकी वजीर हैं हमारे, उनकी तरफ से दावा किया गया कि इतनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। भाई पंजाब के अंदर तो किसी कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई और अद्वियात जो हैं उनके रेट वही चल रहे हैं जो पहले से थे। और ख़राबी जो है असल सलमान वो कहाँ हो रही है? ख़राबी ये है कि देखिए 18वीं तरमीम के तहत आपने सेहत के शोबे को डिवाल्व कर दिया, सूबों को दे दिया, लेकिन आपने ये वजारत जो है वफाक के अंदर जो है रेगुलेशन जो है अद्वियात की वो आपने अपने पास रखी। उसी तरह जिस तरह तालीम का शोबा तो आपने डिवाल्व कर दिया, सूबों को दे दिया, लेकिन आपने हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो आपने वफाक में रखा। तो ये इस खराबी की जिम्मेदार मैं सिर्फ पीटीआई की हुकूमत को नहीं समझता। इसमें देखिए कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये वजारत कायम हुई मरकज़ में, ये फरदौस आशिक अवान साहबा माशाल्लाह इस वजारत की मिनिस्टर थी। और उसके बाद जब नून लीग की 5 साल हुकूमत रही तो वफाक के अंदर इस वजारत को कायम रखा गया। अगर आप मुअस्सर कंट्रोल चाहते हैं उद्वियात की कीमतों पर, अगर आप आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो फिर सफाई हुकूमत को आप अख्तियार आज जो इजलास था, जो आज इजलास है वो गालिबन सर अभी जारी है शायद अभी या खत्म हो गया पंजाब असम्बली का? क्योंकि उसमें हमजा शहबाज ये कह रहे थे कि महंगाई है एजेंडा, आज ये जो कीमतें बढ़ी हैं सारा सब कुछ। देखिए, हमजा शहबाज ने तो आज जो बाहर मीडिया से गुफ्तगू की वो भी बड़े ज़ोर अंदाज में महंगाई के हवाले से ही उन्होंने किया। और आज का जो इजलास हो रहा है पंजाब असम्बली का, ये अपोजिशन की रेकोजिशन पर, यानी जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी तरफ से जो रेकोजिशन जमा हुई है उस पर बुलाया गया। और महंगाई जो है वो एजेंडा है, महंगाई जो है वो डिस्कस होगी आज पंजाब असम्बली के अंदर। और कई अरकान जो है अपोजिशन के वो करारदाद। ठीक है सत्तार साहब, सर एक के बाद एक मसला जो है वो उसमें फंसती चली जा रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत। अब ये मसला है, अब ये आपको लग रहा है कि ये फौरी तौर पर हल होगा? 72 घंटे तो गुजरने में अब कितना टाइम रह गया? उधर हम बात करते हैं जी वो पेशावर में बीआरटी की वो गले की हड्डी बन चुका है तहरीक इंसाफ की, उसमें तो आज बल्कि पीपल्स पार्टी जो है वो नैब से भी उसने रुजू कर लिया है और कहा है कि भाई ये मामला देखें ज़रा आप, इस पर क्यों आप खामोश बैठे हैं? देखिए, खालिद क़य्यूम कह रहे थे कि कोई वजारत थी वो डिज़ोल्व हुई, रिवॉल्व हुई, डिवॉल्व हुई, फिर वो पंजाब के पास आई या सूबों के पास चली गई। तो उससे इसमें इन्होंने खालिद क़य्यूम साहब ने फिरदौस आशिक अवान का भी जिक्र कर दिया। तो फिरदौस आशिक अवान ने एक लेटर लिखा था उस वक्त की वफाकी हुकूमत को और ये रिक्वेस्ट की थी। अब उसकी तरफ से रिक्वेस्ट थी, उन्होंने वर्किंग भी मेरे ख्याल गालबन की होगी, हमें तो नहीं, उन्होंने लेटर लिख दिया होगा
कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उसमें थी। उन्होंने कहा था कि इसकी एक अलग वजारत बना के, तो जिस वजारत का मुझे इंचार्ज बनाया गया उसके इसको अंडर कर दिया जाए, और ख़ास तौर पे उसमें 18वीं तरमीम का जिक्र करते हुए कि 18वीं तरमीम के बाद ये सिचुएशन बन गई है, और उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए एक बिल्कुल अलग से एक वजारत हो जिस वजारत की वो इंचार्ज थी। अब वो नहीं हुई, मटेरियलाइज़ नहीं हुई, एग्जीक्यूट नहीं हुई, बार बात बीच में रह गई। तो बाकी जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई के गले में वो पड़ गया, पीटीआई के गले में वो पड़ गया, पाकिस्तान में वो जो हुकूमत भी आएगी, मतलब पीटीआई के बाद जो भी हुकूमत आएगी, अब जो गले पड़ने वाली जो रवायत है ना वो बहुत अरसे की यहाँ पे चल पड़ी है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गले पड़ने के क्वालिफाई नहीं करती, लेकिन वो भी गले पड़ जाती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत उसमें आ गए, बहुत रश मैनर में हमने अपना काम शुरू कर दिया। रश मैनर में इस तरह हो गया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो महीनों और सालों में होनी है वो घंटों और हफ्तों में हो जाए, मतलब विदाउट रियलाइजिंग कि इस प्रोसेस में जो टाइम कंज्यूमिंग है वो कितना इन्वॉल्व है। कि ये एक काम है, अगर चाय पीने का अमल है तो ये अमूमी तौर पे चाय पीने में कितना टाइम लगता है, वो हर दुनिया का हर काम जो है ना टाइम सत्तार साहब ये बताएं, आपको लगता है कि नैब जो है अब वो कुछ ना कुछ करेगा ये बीआरटी पेशावर के मामले में, क्योंकि ये भी एक तरह का इम्तिहान ही होगा ना। वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए जी इसमें आर्टिकल 9 है इसका, जिसके तहत अगर कीमत में इजाफा हो जाता है और यानी उसकी जो लागत है तो उसमें आपको फिर एक्शन करना पड़ता है। ये तो मामला 70 अरब तक जा पहुँचा है। देखें, ये इमरान अहमद से खालिद कयूम से पूछ लें कि मेरे कहने पे नैब मैं बता देता हूँ नैब नहीं चलना मेरे कहने अगर पे। इस तरह की बेज़ाब्तगी, इस तरह की नहली गफलत या करप्शन पंजाब के अंदर होती या सिंध के अंदर होती तो अब तक शायद कई चेयरमैन नैब की तरफ से नोटिस लिए जा चुके होते, इंक्वायरीज के आर्डर भी हो चुके होते। देखिए अब चेयरमैन नैब का भी इसमें इम्तहान है कि वो इस हवाले से क्या एक्शन लेते हैं। आम पीपल्स पार्टी की तरह, बाकी अपोजिशन की तरह लोग भी तोक़ो कर रहे हैं इस हवाले से। ठीक है सर, तवक्को तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की है। जो समंदर में इस वक्त कंपनीज काम कर रही हैं कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर, वहाँ से भी बड़ी तवक्को आते हैं। इमरान कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली, फिर हमने ब्रेक पे जाना है। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से नैब को मुस्तकिल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, तो जो चेयरमैन जो नैब हैं उनको भी आके बताना चाहिए कि क्या असल सूरत हाल क्या है, क्या उनकी प्रोसिक्यूशन या उनके जो शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी हैं, उनकी टीम नालायक है, या उनके साथ क्या मतलब ऐसा, जब वो अपने आप को जानिबदार गैर जानिबदार कहते हैं वो बताएं आकर के असल सूरत हाल है क्या। और जहाँ तक बीआरटी पेशावर की बात है, नैब जो है वो इनके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पा रही, तो बीआरटी पे क्या करेगी। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं और जाते क्योंकि अगला टॉपिक हमारा बड़ा दिलचस्प है। उसमें हमने जो इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज जो काम कर रही हैं तेल और गैस के ज़खायर के ऊपर, उस पर हमने बात करनी है। और ये भी देखना है कि तहरीक इंसाफ जो कभी ऑफ शोर कंपनीज़ का शोर मचाती थी, वो अब ऑफ शोर ज़खायर की खुशखबरियाँ दे रही है। और आप सारे के सारे हमारे पैनलिस्ट ये कहते रहे कि फैसल वावडा एम ही बात कर रहे हैं। आज हम्माद अज़हर ने ये कन्फर्म कर दिया है कि फैसल वावडा ने जो बातें की थी, जो उम्मीद दिलाई थी कि 4-5 हफ्ते में खुशखबरियाँ आने वाली हैं, नौकरियाँ आने वाली हैं, वो उन्होंने इसी तेल और गैस के ज़खायर से मुताल्लिक़ की थी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ठीक है कि ये अमल अभी जारी है और इस सिलसिले में कोशिश ये की जा रही है कि जो कुएँ खोदे जाएँ उसमें टोटल जो गहराई है, डेप्थ है, वो हासिल कर ली जाए, यानी 5,500 मीटर, और उसके बाद टेस्टिंग का अमल शुरू हो। लेकिन आज की जो हमारी तलात है, क्योंकि हमारी बावसूख ज़राए से बात हुई है और उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि 5,000 मीटर गहराई तक अब वो पहुँच चुके हैं और जो टारगेट है 5,500 मीटर का वो अचीव होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से तेल और गैस के ज़खायर जो हैं वो मिलने की उम्मीद है। ये अभी सब एक क़यास आराई है, उस पर काम हो रहा है। मियाँ शाहिद, इसके बावजूद जो है वो हुकूमत की तरफ से यही बयानात आते रहे, ख़ुद इमरान खान साहब कहते रहे कि जी खुशखबरियाँ आने वाली हैं, खुशखबरियाँ आने वाली हैं। आपको नहीं लगता थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था? और दूसरा ये, अगर इस तरह के ज़खायर हैं तो फिर माजी में तो हमने देखा 17 दफ़ा कोशिशें की गई हैं, ये 18वीं कोशिश है। 17 दफ़ा में जो रिज़ल्ट था वो 0% था, 0।
सलमान 2003 में ये कोशिश की गई थी और उसमें कुएं खोदे गए थे, वो ड्राई निकले थे, लेकिन वो अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग नहीं थी। अब जो है वो उसके बाद स्टडी की गई बाकायदा, और इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी पर जो है वो वक्त गुजरा है, और उसके बाद जो बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की उनको वहाँ पर लाया गया, उनको कायल किया गया। उन्होंने आकर जो है वहाँ पर जो है वो अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग जो है वो की है। अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वो ये है कि इस वक्त वहाँ पर काम जो है वो उस रफ्तार से नहीं चल रहा, क्योंकि वहाँ पर पाक भारत कशीदगी की वजह से वहाँ पर जो नकलो हरकत है उसका काम बहुत स्लो है, और वहाँ जो जहाज़ हैं या हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर सामान पहुंचाना या इंजीनियर्स की रकम हरकत जो है वो बहुत महदूद है। वरना अब तक जो है वो रिपोर्ट यहाँ तक ज़रूर आ जाती कि वहाँ कुछ है या नहीं, क्योंकि जो ड्रिलिंग हो रही थी वहाँ पर चट्टान जो नीचे है, चट्टाने ज़मीन के, वहाँ कुछ क्रैक्स मिले थे और वहाँ से ही एल शेप जो है वो कर दी गई, और एल शेप से आगे जो ड्रिलिंग की गई है वहाँ मड लॉस जो पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा। वहाँ जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो ये है कि जो मड लॉस था वो नहीं हो रहा, और जो ड्रिलिंग है वो स्मूथ चल रही है। और वो ड्रिलिंग वहाँ तक जब पहुँचेगी तो देखना पड़ेगा कि जो अंदर कोई अगर ज़खायर हैं तो वो कैप हैं या वहाँ पर फिर क्रैक्स हैं। अगर क्रैक्स आएंगे तो फिर ड्रिलिंग जो है वो साइड लाइन पर करनी पड़ेगी। 1 महीना लगेगा इस अमल को, और 1 महीने बाद जो है वो इब्तदाई हतमी रिपोर्ट ये ज़रूर आएगी कि वहाँ पर ज़खायर हैं या नहीं। उसके बाद उसके हजम की जो है ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ हो भी जाए तो माहिरीन तो यही कह रहे हैं ना, ये भी हमारी बात हुई खालिद साहब माहिरीन से कि जी अगर एक कुएं से भी यानी एक वेल भी अगर हमें ये मिल जाता है जहाँ पर पता चल जाए कि हाँ जी तेल और गैस के ज़खायर हैं, तो फिर इसकी ये गारंटी होती है कि वो 3 से 4 फौरी तौर पे जो है ना नए जो कुएं हैं या वेल हैं उनकी भी खुदाई शुरू कर देते हैं, उनकी ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं फौरी तौर पे, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सर। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी कर दी हुकूमत ने ये कहने में, क्योंकि जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि ये अभी चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से ज़खायर मिले, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, दारोमदार इस पर नहीं है। लेकिन देखिए इस पर आज हमाद अज़हर ने जो बात की है तो उन्होंने शायद थोड़ा वो पीछे हटे हैं और उन्होंने गैस के ज़खायर की बात की है। शायद वो इस हवाले से उन्होंने बात की है कि अभी कबल अज़ वक्त है कि पता चलने में कि इसमें ऑयल कितना निकल सकता है और गैस कितनी निकल सकती है। और दूसरा जो असल मसला है सलमान वो ये है कि इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पाकिस्तान तो मादनियात से माला माल है, आप बलूचिस्तान जाकर देख लें, वहाँ पर सर हम फ़ायदा नहीं उठा रहे ना, लेकिन माला माल होने से वो हम फ़ायदा इसलिए नहीं भाई उठा रहे कि देखिए कि 2 जो चीज़ें हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि हमारे हुक्मरानों की संजीदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें अगर एक हुक्मरान के दौर में, एक जमात के दौर में अगर कोई इस हवाले से काम शुरू होता है तो अगली हुकूमत आकर उसको बंद कर देती है। और दूसरे इसमें बड़े पैमाने पर देखिए इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। और तीसरा हमने फिर ये भी देखना है कि बाहर से अगर इन्वेस्टर आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमने अपने जो हमारे कौमी मुफादात हैं, नेशनल इंटरेस्ट है, हमने उनको भी देखना है कि हम मुकम्मल तौर पर उनके हवाले सारे मामलात नहीं कर सकते। ये जो इस वक्त ड्रिलिंग हो रही है इसमें भी 4 कंपनियों का कंसोर्शियम है, जिसमें 2 पाकिस्तानी कंपनियां सरकारी हुकूमत पाकिस्तान, और दूसरा इस तरह की जो खुशखबरियां हैं वो हमने माजी में भी बहुत देखी हैं कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में चिन्योट के अंदर क्या हुआ, वहाँ पर भी जो है वो तांबे के और लोहे के ज़खायर की बात हुई। नवाज शरीफ दौर में सर नहीं, नवाज शरीफ के दौर के इख्तिताम में और आगे जाकर जब परवेज़ इलाही साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो वहाँ पर वो गए भी और उनके दौर में काम भी हुआ। ये जो वज़ीर जंगलात हैं अपना PTI की हुकूमत में, ये जो सुल्तान खान साहब, ये परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर मादनियात थे और इनके दौर में इस हवाले से ठेका भी दे दिया गया। लेकिन बाद में जो ठेका हुआ उसमें फिर नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, अपनी कार्रवाई की, और जब शहबाज शरीफ साहब आए तो फिर नए सिरे से वो तो तांबे और लोहे से भी आगे निकल गए। ठीक है, उन्होंने तो सोने का दावा कर दिया कि यहाँ से सोना निकल रहा है, लेकिन अमली तौर पर देखिए काम वहाँ पर हो रहा है। फेज़ 1 वहाँ मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा जिस रफ्तार से होना चाहिए था। तो सर इसका मतलब ये होना कि सियासत की जाती है। आप देख लें आज जैसे हमाद अज़हर साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि फैसल वावडा बयान दिया था वो उन्होंने इसी से मुतालिक दिया था कि जी चंद हफ्तों में जो है वो नौकरी आने वाली है। 4-5 हफ्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई माहिरीन ये कह रहे हैं कि सब कुछ हो भी गया, निकल भी आए ज़खायर, तो आपको 4-5 साल लगेंगे उसमें। हमाद अज़हर साहब ने क्या कहा वो सुनते हैं।
जो फैसल वाडा साहब ने स्टेटमेंट दी थी 4 हफ्ते के हवाले से, वो उन्होंने जो बैरून कराची के साहिल से 250 किलोमीटर के फासले पे हम गैस के लिए ड्रिल कर रहे हैं, एक बहरी जहाज़ खड़ा वहाँ पे ड्रिल कर रहा है, उसके हवाले से दी थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो वहाँ से गैस का ज़ख़ीरा निकल आता है तो वो समझा जा रहा है, अभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि वो दुनिया के जो टॉप 10 बड़े ज़ख़ीरे हैं गैस के, उनमें इंशाअल्लाह ताला शामिल होएगा। उन्होंने एक उम्मीद का ज़ाहिर किया, उनका ज़रा स्टाइल ऐसा है कि ज़रा पुख्ता उम्मीद का उन्होंने ज़ाहिर किया, तो उसको उसकी कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए। इमरान, आपको याद है 2 रोज़ पहले इसी प्रोग्राम में आप लोग सब कह रहे थे कि नहीं जी फैसल वावड़ा साहब ने एवी बात कर दी है बगैर सोचे समझे। मैं अकेला खड़ा था और मैंने कहा था नहीं, मुझे यकीन है उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ के कोई ना कोई बात की है। और देख लें कि आज जो हम्माद अज़हर साहब वो कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ जी उन्होंने उसी से मुतालिक बात की थी, यानी जो ज़खायर तलाश किए जा रहे हैं, नौकरियों की बारिश होने वाली है। आप अभी भी फैसल वावड़ा के साथ खड़े हुए हैं? सर मैं तो हम्माद अज़हर साहब के साथ खड़ा हुआ हूं ना, जो कंफर्म कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं जैसे खालिद क़य्यूम ने बताया कि जिस रफ्तार से, और फिर शाहिद ने भी बताया कि उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूं जिस रफ्तार से तहरीक इंसाफ नौकरियां बांट रही है और सुनहरे ख्वाब दिखा रही है, उस रफ्तार से तो खुदाई हो भी नहीं रही है। और मैं ये जो उन्होंने बातें करनी और खुश कुन ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए और शहरियों को हैजान में मुब्तला किया, वह बड़ा गलत काम किया है। इन्हें जब हो जाना चाहिए था, जब कन्फर्म्ड हो जाते 100%। अभी तो माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर अभी आपको 4 से 5 साल की है, यहाँ जो लोग हैं माहिर अर्जियात हैं वो ये कहते हैं कि 8 से 10 साल लगेंगे इसके समरात आने के लिए। तो ये कोई मामूली काम नहीं है जो ऐसी, जिस तरीके से इमरान खान ने भी कहा 3-4 हफ्ते में खुशखबरी आ जाएगी। अल्लाह करे इमरान खान जो है जल्दी खुशखबरी सुनाए कौम को। लेकिन ये जो ऑयल की और गैस की एक्सप्लोरेशन चल रही है, उसके लिए सब्र करना पड़ेगा और इनको भी चाहिए था कि सब्र करें। और इस तरीके से जिस तरीके से उसमें सुनाते थे बतौर अपोजिशन, बताते थे कि जी यूं कर देंगे, हम फला कर देंगे, देखें कुछ भी नहीं हुआ। अब ये इनको भी चाहिए था। मैं इस सिलसिले में हुकूमत सिंध को एक क्रेडिट ये दूंगा कि इन्होंने खामोशी से काम किया कोयले की कानों पे थर्मे, और ये सबके लिए यकीनन खुशगवार हैरानी थी जो उन्होंने पावर प्लांट बना के और बिजली की सप्लाई शुरू कर दी, करके तो दिखाया ना, उन्होंने वहां जाके इफ्तिताह किया। इससे काम करते रहे खामोशी से। ढोल नहीं बजाया, सत्तार साहब नहीं बजाया, बल्कि करके दिखाया, जिससे उनकी रेटिंग बढ़ी है। एग्जैक्टली तारीफ कौन कर रहे हैं? इमरान अहमद की तरफ से जो है वो तारीफ आ रही है। चले अच्छी बात है, ये हमारे लिए हैरानी की तो ये बात है, ये हमारे लिए हैरानी की मतलब है यकीनन रेटिंग बढ़ी है। सत्तार साहब, सर मादनियात से भाला माल सब कुछ है, आ गई है तब्दीली आ गई है सर, लेकिन एक मामले में तब्दीली नहीं आती कि हम पाकिस्तान जो है माला माल है सर इस सिलसिले में मादनियात से और ज़ेर ज़मीन जो ज़खायर हैं। तो फिर ये होता क्या रहा है? इस पर सियासत होती रही, अब भी यही हो रही है कि जी बयान देते हैं जी खुशखबरी आ रही है, खुशखबरी आ रही है। लाइसेंसेस क्यों नहीं दिए गए सर इससे पहले? नहीं सलमान, ये जो ड्रिलिंग का काम होता है ना पूरी दुनिया में, इसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि संक इन्वेस्टमेंट होती है। संक इन्वेस्टमेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटीज़ पे चला जाता है। अब जो प्रोबेबिलिटी जो जी ब्लॉक में जो ये केकर 1 वेल है जी ब्लॉक में, वहाँ पर जो आप कह रहे थे कि 17 बार पहले अटैम्प्ट हो चुकी है, ये अटैम्प्ट 1963 से जारी है। 1963 से लेके 2010 तक यहाँ पे अटैम्प्ट हुए जी ब्लॉक में। ये जी ब्लॉक वही है जिसमें डीप सी भी आ जाता है और बाकी एरिया भी आ जाता है। तो अब आप प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं तो प्रोबेबिलिटी इसकी जो गेज की गई थी वो 19% थी। अब कोई साहब हैं जो एक्चुअली देखा जाए तो ये ENI इसमें मेन ऑपरेटर ENI इटालियन कंपनी, बाकी इटालियन कंपनी जो है, बाकी जो एग्जॉम है और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है और OGDCL है वो उसके स्लीपिंग पार्टनर है, मोर और लेस स्लीपिंग पार्टनर है। जो इंजीनियर इस वक्त काम कर रहे हैं, जो ड्रिलिंग है, वो ENI के ही लोग सर इस वक्त कर रहे हैं, ENI के लोग हैं। तो 75 और 80 मिलियन डॉलर का ये कोई प्रोजेक्ट है। इसमें ये है कि जो इनिशियली जो प्रोबेबिलिटी डिस्कस हुई थी ना वो 19% थी, 19% थी। वो मेरे ख्याल एग्जाम में कोई काम करता है, शख्स काम करता है, उसने किसी मिनिस्टर के साथ, वो मिनिस्टर जिसका उस एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसका पेट्रोलियम से ताल्लुक है ना उस एरिया का, वो कोई और मिनिस्टर हैं जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। वो प्रोबेबिलिटी जाके उन्होंने कहा 90% बता दी, 90%। वो 19 प्रोबेबिलिटी को 90% जब बताएंगे तो ये हाल होगा कि वक्त से पहले बताने का मतलब ये कि पेट्रोलियम जो इदारा है,
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, उसके लोग हिल गए कि इन्होंने बहुत वक्त से पहले वो बात कर दी जिसका हमें भी इल्म नहीं है। या तो ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरी जो वजारत है जो इस काम में मामूर है, जिसको पता है कि ड्रिलिंग होती क्या है, वो इस काम में जाके अगर कोई ब्रीफिंग देती है या कोई डॉक्यूमेंट पेश करती है तो फिर इमरान खान ठीक है आ गया। वो मेरे ख्याल एग्जाम के कोई साहब थे, उन्होंने मिनिस्टर से बात की, वो 19% को मेरे ख्याल 90% समझ बैठे। प्रॉबिलिटी सर, वो अली ज़ैदी साहब शुरू में चले गए थे, वो होकर आ गए थे चौपर पे बैठ के, वो क्या देखा क्या उन्होंने बहरहाल ऐलानात कर दिए। बहरहाल चले सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन हम ज़ाहिर मैसेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं कि कौम को ये मैसेज जाए कि जी ठीक है, हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन इसमें आवाम का भी फ़र्ज़ है, कौम का भी फ़र्ज़ है कि वो भी इसमें साथ दें, और ख़ासकर उस वक्त जब आपने टैक्स देना होता है आप ज़रूर टैक्स दें। और इस सिलसिले में जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है उसने एक ज़बरदस्त इक़दाम किया कि 10 अप्रैल को उन्होंने टैक्स डे बनाया है, और ये इसीलिए है कि जी अवेयरनेस हो कि हमने टैक्स देना है। तो आप भी टैक्स दें, हमारा टैक्स तो कट ही जाता है, जो नहीं देते वो टैक्स दें, टैक्स देंगे इंशाल्लाह। अच्छी हुकूमत से उम्मीद रखनी चाहिए, या हुकूमत से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, यूँ कह लीजिए। सलमान हसन को बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।